आज हम बात करेंगे एंटन चेखोव के एक प्ले की जिसका नाम है सीगल। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो है दी सीगल और उसका जो प्ले राइटर है वो एंटन चेखोव है। इस प्ले का जो जॉनरा है वो ट्रेजाई कॉमेडी है और साइकोलॉजिकल ड्रामा है ये। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1896 के अंदर और जो इसकी सेटिंग है वो कंट्री स्टेट इन रशिया में रखी गई है लेट 19th सेंचुरी के अंदर। दी सीगल प्ले है ना, ये लिखा गया था 1895 में, लेकिन ये प्रोड्यूस हुआ 1896 के अंदर। दी सीगल जो प्ले है ना, इसको फर्स्ट 4 प्लेज में से माना जाता है एंटन चेखोव के, जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, और ये पहले रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था एंड देन इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर हम एंटन चेखोव की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने उनमें डिटेल वीडियो बना ली है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो ये एक रशियन प्ले राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ग्रेट शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फिक्शंस लिखी हैं हिस्ट्री पर। अगर इनके फेमस वर्क्स को देखें तो 3 सिस्टर्स, अंकल वनिया एंड द चेरी ऑर्चर्ड और सीगल, ये बहुत फेमस हैं। और थोड़ी सी राइटिंग स्टाइल देखें तो ये साइकोलॉजिकल डेप्थ इनकी राइटिंग स्टाइल में हम देखते हैं, ये सिंबलिज्म का यूज़ करते हैं और ये ओपन एंडिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस ड्रामा में भी देखेंगे। अब ये प्ले शुरू करने से पहले ना हम इसके कैरेक्टर्स को पहले पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए आसानी होगी आगे इस ड्रामा को समझने के लिए। जो पहला हमारा कैरेक्टर है ना वो है अरीना अर्केडिन। ठीक है, ये जो है ना ये एक फेडिंग बट सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एक्टर्स है। ये ना एक एक्ट्रेस है, ये इतनी फेमस नहीं है बट शी इज़ सेल्फ अब्जॉर्ब्ड। ओके, इसका एक बेटा है। ठीक है, उसका नाम है कॉन्स्टेंटिन ट्रिपलिव। ठीक है, ये इसका बेटा है और ये ना काफ़ी एक राइटर है और काफ़ी हार्ड वर्क है अपने काम में। ठीक है, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। ये एक ना आइडियलिस्टिक प्ले राइटर है। ठीक है, और ये अपनी टेक्निक्स को यूज़ करता है। उसके बाद हम तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे, वो है बोरिस ट्राइगोरिन। ठीक है, ये भी एक राइटर है बट ये एक फेमस राइटर है और ये है लवर है अरीना का, यानी कि कॉन्स्टेंटिन की जो माँ है, मदर है, उसका ये लवर है। उसके बाद फोर्थ जो करैक्टर है वो पीटर सोरिन का है। ठीक है, ये अरीना का भाई है। ठीक है, और ये एक रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट भी है और इसके पास ना एक कंट्री स्टेट भी है, जिस जगह पर ये जो इस ड्रामा की सेटिंग है, जहां अरीना अपने भाई के पास रहने आई है। उसके बाद हम बात करेंगे नीना ज़रेचनाया का। ठीक है, जो ये है ना ये एक यंग वुमेन है। ठीक है, और ये एक एक अमीर आदमी की बेटी है। ठीक है, अब इसका ख्वाब है एक एक्ट्रेस बनने का, वैसी एक्ट्रेस भी है लेकिन इतनी फेमस नहीं है। और जो दी सीगल टाइटल है ना वो भी इसी को ही शो करेगा। उसके बाद वहाँ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट भी है जिसका नाम इलिया शमरायव है और जो इसकी बीवी है वो पोलिना एंड्रीना है। ठीक है, और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम माशा है। इसके अलावा देखा जाए तो 2 और कैरेक्टर्स भी हैं। एक डॉक्टर डॉर्न है, जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़हीन आदमी अगर इस नॉवल में हम देखेंगे तो वो यही है। और एक पुअर स्कूल टीचर है। ठीक है, जिसका नाम मेडविडेंको है और ये प्यार करता है माशा से। हमने जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे ना उनको पढ़ लिया है। ठीक है, उनके बारे में हम जान गए हैं, लेकिन अब इसमें ना एक चीज़ ख़ास है। हम इस ड्रामा में देखते हैं कि एवरी कैरेक्टर हैव लव अफेयर्स विद अदर। ठीक है, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्लॉट समरी की बात करें तो द प्ले रिवॉल्व अराउंड आर्ट, लव। का जो प्लॉट है ना वो आर्ट, लव और एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द ही होगा। और जैसे कि एंटन चेखोव की थीम भी है कि वो अनरिक्वायर्ड लव के बारे में बात करता है और फेल्ड एम्बिशन के बारे में बात करता है, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। इस नावल में हम देखेंगे कि किस तरह लोगों को गलत इंसान से गलत वक्त में प्यार हो जाता है। ठीक है, और किस तरह जो लोग हैं वो अनरिक्वायर्ड लव को सफ़र करते हैं। इसमें ह्यूमन साइकी को दिखाया जाएगा कि एक इंसान है वो अनरिक्वायर्ड लव जब फेस कर रहा है तो उसका क्या रिएक्शन है। ये जो प्ले है ये 4 एक्ट्स में लिखा गया है और हम इसकी समरी एक्ट बाय एक्ट पढ़ेंगे। समरी पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं इनके, वो मैं बता देती हूँ। इसमें जो टीचर है ना मेडविडेंको, ठीक है, वो माशा को पसंद करता है और जो माशा है वो कॉन्स्टेंटिन को पसंद करती है और जो कॉन्स्टेंटिन है वो जो एक्ट्रेस नीना को पसंद करता है और जो नीना है वो बोरिस ट्राइगोरिन की तरफ अट्रैक्टिव है। और इसके अलावा जो पोलिना माशा की मदर हैं वो डॉक्टर को पसंद करती है। इस तरह इस पूरे ड्रामा में एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स चलेंगे तो वो आगे जाकर कंफ्यूज करेंगे, इससे अच्छा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब एक्ट 1 शुरू करते हैं।
जो पीटर सोरिन है ना, ठीक है, ये अरीना के भाई हैं, ठीक है, और ये इनके पास ना एक कंट्री स्टेट भी है। तो इनकी ना तबीयत ख़राब होती है एक्ट के शुरू में ही, और जो अरीना अर्केडियन और बोरिस ट्रिगोरिन है, ठीक है, ये उनकी स्टेट में आते हैं उनका पता करने के लिए। पीटर सोरिन जो है ना, वो अपने गेस्ट को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटिन जो आयरीना का बेटा है ना, उसकी मदद से ना एक आउटडोर प्ले का इंतज़ाम करते हैं। और ये जो प्ले ये परफॉर्म करेंगे ना, ये कॉन्स्टेंटिन ने ही लिखा है, और ये ना एक सक्सेसफुल राइटर है, और ये चाहता है कि ये फेम हासिल करे या इसके जो प्लेज हैं वो फेमस हो जाएं, ठीक है। ये इसकी लास्ट अटैम्प्ट है कि वो सक्सेसफुल हो सके। इसीलिए इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए उसे एक एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, तो उसने नीना को चूज़ किया। नीना को वो पसंद भी करता है। जैसे ही उसने प्ले परफॉर्म करवाना शुरू किया, तो जो कॉन्स्टेंटिन की मदर है आयरीना, ठीक है, वो इस पर हंसने लगी और इस प्ले का मजाक उड़ाने लगी कि ये बहुत रेडिकुलस है और बहुत फ़नी है ये। उसके साथ साथ जो बाकी लोग बैठे हुए थे वो भी हंसने लग गए। उसने ये भी नहीं सोचा है कि मेरे बेटे को क्या लगा होगा या उसको बुरा फील हुआ होगा। इसकी वजह से जो प्ले को बीच में ही बंद करना पड़ा, और जो कॉन्स्टेंटिन था वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। लेकिन आयरीना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो डॉक्टर था, डॉक्टर डॉन, ठीक है, उसको ये प्ले पसंद आता है और वो उसकी तारीफ़ भी करता है। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें इन सब लव अफेयर्स के बारे में बताया जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। इसी वजह से इस ड्रामा में थोड़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, और जो राइटर है वो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को दिखा रहा है कि किस तरह जो लोग हैं वो गलत कैरेक्टर से प्यार कर बैठे हैं। और यहाँ हमारा जो फर्स्ट एक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि सब कैरेक्टर्स को राइटर ने इंट्रोड्यूस किया है, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बताया है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटिन ने अपना जो प्ले परफॉर्म किया है, अरीना जो थी उसकी मदर, उसने उसका मजाक उड़ाया। और इसी एक्ट में हम क्या देखते हैं, थीम ऑफ आर्टिस्टिक एम्बिशन देखते हैं और अनरिक्वायर्ड लव को देखते हैं। इसी के साथ जो हमारा दूसरा एक्ट है वो शुरू हो जाता है। सेकंड एक्ट में दोपहर का वक्त होता है और जो प्ले है वो शुरू होता है। अब हम देखते हैं जो अरीना है उसकी एक लड़ाई होती है एलिया शैमरे से, जो माशा के फादर हैं, ठीक है, उनसे लड़ाई होती है। और ये गुस्से में कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये बोरिस को कहती है कि अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। और जो नीना है वो इन सब चीज़ों को सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही है। इतने में कॉन्स्टेंटिन नीना के पास आता है और उसको एक गल्फ देता है, ठीक है, और वो उसने शिकार किया था उस गल्फ का, और वो एक डेड गल्फ ना उसको पकड़ा देता है एज अ गिफ्ट। और जो नीना होती है वो इस गिफ्ट को देकर थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है, डर भी जाती है। वो हैरान होती है कि इसने मुझे क्यों दिया है। कॉन्स्टेंटिन अभी उसे समझाने ही लगता है कि इतने में जो बोरिस है वो आ जाता है, और कॉन्स्टेंटिन जेलस हो जाता है और वो चला जाता है, क्योंकि जो नीना है वो बोरिस की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, ठीक है। और ये दोनों बात करना शुरू हो जाते हैं। नीना बोरिस से पूछती है कि जो एक राइटर की लाइफ है वो कैसी होती है, तो बोरिस उसे बताता है कि एक राइटर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, ये आसान नहीं होती। नीना कहती है हाँ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ये कहती है कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक्ट्रेस बनूं, क्योंकि एक्ट्रेस की लाइफ भी कोई आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक्ट्रेस बनूं। ये बातें करते ही जो बोरिस होता है उसकी जो नज़र उस गल्फ पे पड़ती है जो कॉन्स्टेंटिन ने नीना को लाकर दिया था। और जो बोरिस ट्रिगोरिन होता है वो वहाँ खड़े खड़े ही अपनी नेक्स्ट स्टोरी की कहानी सोचने लग जाता है। और उसने कहानी बनाई कि एक लड़की है एक लेक के किनारे खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है उस गल्फ की तरह, और वो लड़की उस लेक से बहुत प्यार करती है, बिल्कुल उस गल्फ की तरह, और वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजार रही है। और फिर एक लड़का आता है और वो उसे देखता है और उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्टर्ब कर देता है उसकी लाइफ को, जैसे इस गल्फ के साथ हुआ था। बोरिस ने ये जो कहानी थी इतने थोड़े टाइम में नीना को सुना भी दी थी, ठीक है, और नीना इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है। इतने में वहाँ आयरीना आती है और वो बोरिस को कहती है कि उसने अपना माइंड बदल लिया है, कि अब वो इस जगह पर थोड़ी और अरसा रहेंगे। जब ये नीना सुनती है तो ये बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये बोरिस के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। नीना बहुत खुश हो जाती है, और जो हमारा सेकंड एक्ट है वो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम अपने सेकंड एक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम क्या देखते हैं, जो उन करैक्टर्स के रिलेशनशिप्स थे वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें डेवलपमेंट आ रही है और हमें उन चीज़ों को ज़्यादा वाज़िया चीज़ें पता चल रही हैं। जो नीना है वो ट्रिगोरिन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है,
और इसी एक्ट के अंदर जो माशा है वो कॉन्स्टेंटिन को अपने प्यार का इजहार भी करती है। इसके साथ हम एक्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्ट में हमें दिखाया जा रहा है कि आज के दिन आयरीना और जो बोरिस है वो वापस अपने घर को लौट जाएंगे। साथ हमें ये भी दिखा रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंटिन है वो अपने प्लेस लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी भी इतनी फेमस या सक्सेसफुल नहीं हो रही, बल्कि जो लोग हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस सब को देखते हुए ना कॉन्स्टेंटिन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जो गोली थी वो इसकी स्कल को छूकर निकल गई। इसकी वजह से इसको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इसको अपने सर पर पट्टियाँ बांधकर घूमना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम नीना को देखें तो वो बहुत परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि आज बोरिस ने चला जाना है और ये उनकी आखिरी मीटिंग होने वाली है। वो बोरिस ट्रिगोरिन को ढूंढ रही होती है। उस वक़्त वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। नीना उससे मिलती है और उसको एक गिफ्ट देती है। नीना उस गिफ्ट के ऊपर बोरिस ट्रिगोरिन की ही एक बुक की एक टेक्स्ट लाइन लिखवाती है, इफ़ यू एवर नीड माई लाइफ कम एंड टेक इट। ऐसे ही वो ट्रिगोरिन को अपने लव के बारे में उसे बताती है, और वो बोरिस ट्रिगोरिन को ये भी कहती है कि वो जाने से पहले उससे एक दफ़ा ज़रूर मिले। और दूसरी तरफ आरीना अपने भाई पीटर के पास जाती है और वो बात करने लग जाते हैं। पीटर सोरिन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है। उन दोनों के दरमियान में कोई बहस होती है, जिसकी वजह से पीटर सोरिन की तबीयत और ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जो टीचर थे मेडविडेनको वो उसको बेड पर लेटाने में हेल्प करते हैं। अब दूसरी तरफ अब जो कॉन्स्टेंटिन है ना वो बहुत परेशान होता है, ठीक है। जो अरीना होती है वो बैंडेज करने में मदद करती है। इतने में बोरिस आ जाता है। बोरिस ट्राइगोरिन और कॉन्स्टेंटिन की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों ही राइटर हैं और दोनों ही अलग सोचते हैं। और कॉन्स्टेंटिन वैसे ही जेलस है उससे, क्योंकि वो नीना के पास होता है। तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और कॉन्स्टेंटिन रोते हुए चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है जो उसकी माँ अरीना है उसने उसकी साइड तो लेनी नहीं, अपनी लवर की साइड ही लेनी है। अब जो बोरिस ट्रिगोरिन है ना वो नीना के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। और वो अरीना को कहता है कि क्या आज ज़रूरी है हमारा जाना। तो वो उसे बड़े प्यार से समझाती है और वो समझ भी जाता है। अब जैसे ही अरीना रूम से बाहर जाती है तो नीना वहाँ आ जाती है, ठीक है। और नीना बोरिस को कहती है कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी अपनी जितनी भी विशेज़ हैं ना उनको ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे मुझे मेरे पेरेंट्स परमिशन दें या ना दें। और उसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ये मॉस्को में ज़रूर मिलेंगे। और यहीं पर जो थर्ड एक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि हमने थर्ड एक्ट में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। कि जो उनका वक्त था वो काफ़ी गुजर गया है। जो नीना है उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो इस स्टेट से दूर चली जाएगी मॉस्को के अंदर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसको डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करनी पड़ रही है। और जो कॉन्स्टेंटिन है वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है और काफ़ी ट्रबल्स को फेस कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो टेंशन से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके साथ हम 4 एक्ट पे चलेंगे जो हमारा लास्ट एक्ट भी है। और थर्ड एक्ट और 4 एक्ट के जो दरमियान का वक्त है वो 2 years का है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर 2 year विंटर का सीज़न है। हमें दिखाते हैं जो कॉन्स्टेंटिन है वो अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ है और वैसे ही टाइम पास कर रहा है, अपने वर्क्स को देख रहा है, अपने कुछ नोट्स को पढ़ रहा है और कुछ लिख रहा है वो। इसके साथ साथ हमें दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी दिखाया जा रहा है कि जो माशा है उसने जो वहाँ का एक टीचर था मेडविडेनको, ठीक है, उससे शादी कर लिया। उसका जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया और इनका एक बच्चा भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो माशा है वो कॉन्स्टेंटिन को भूल नहीं पा रही। और हमें थोड़ा सा सीन दिखाएंगे मॉस्को का कि किस तरह जो बोरिस ट्रिगोरिन था उसने अरीना को छोड़ दिया और नीना के साथ रहने लग गया। और कुछ टाइम उसके साथ रहने के बाद उसने नीना को दोबारा छोड़ दिया और अरीना के पास ही चला गया। और जो नीना थी उसका एक बच्चा भी हुआ था जो बहुत कमज़ोर था और उसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। अब इसकी जो लाइफ थी ना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इसकी जो लव लाइफ थी ट्रिगोरिन के साथ वो तो ख़राब हो ही गई थी और इसका जो बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई थी और ना ये कोई सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन पाई। और फिर दोबारा हम कॉन्स्टेंटिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इसने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, लेकिन फिर भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ना इसकी जो वर्क्स थे वो इतने पॉपुलर या फेमस हो पाए, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। और जो पीटर सोरिन है, ठीक है, उनकी जो तबीयत है वो इतनी ख़राब हो गई है कि वो बेड पर आ गए हैं और वो अरीना को लेटर्स भेजते रहते हैं कि वो आखिरी वक्त में अपने भाई से आकर मिल ले। इसी तरह जो बाकी सब कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। इसके बाद हमें इसी एक्ट के अंदर एक सीन दिखाया जाता है
जिसमें कॉन्स्टेंटिन अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ है और वो ना कोई वर्क लिख रहा है, ठीक है। और उसी के रूम में माशा, मेडवेडेंको और अरीना और बोरिस, ठीक है, ये सब एक गेम खेल रहे हैं। इसके बाद ये सब लोग वहाँ डिनर करते हैं और चले जाते हैं। उसी वक्त कॉन्स्टेंटिन के दरवाजे पर दस्तखत होती है और वो देखता है कि वहाँ नीना खड़ी है। कॉन्स्टेंटिन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी नीना को अंदर बुलाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। नीना उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि किस तरह उसकी लाइफ चेंज हो गई है और जो गर्ल तुमने मुझे मरा हुआ दिया था, मैं अपनी लाइफ बिल्कुल उसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ। मगर जो कॉन्स्टेंटिन है वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें थिएटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जो कॉन्स्टेंटिन है वो 2 मिनट के लिए बैठ जाता है, ठीक है, और इन सब चीज़ों पर सोचने लग जाता है और फिर वो गुस्सा करने लग जाता है और जो वो प्ले लिख रहा था उसको फाड़ देता है, अपनी चीज़ों को गिरा देता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाकी सब गेम खेलने लग जाते हैं। हमें बैक स्टेज से एक गन की आवाज़ सुनाई देती है। हमें अभी तक ये पता नहीं चलता कि किसने ये किया है। जो डॉक्टर डॉन थे वो जाते हैं पता करने के लिए एंड देन कुछ देर बाद वो स्टेज पर वापस आते हैं और वो ट्रिगोरिन को साइड पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जो अरीना है उसको यहाँ से दूर ले जाओ क्योंकि कॉन्स्टेंटिन ने खुद को गोली मार ली है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेगी। और इसी तरह हमारा 4 एक्ट भी कंप्लीट होता है और हम देखते हैं कि इस तरह इस ड्रामा की अनहैप्पी एंडिंग हुई है। इस ड्रामा में हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स किस तरह डिस्टर्ब हैं और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। इस ड्रामा में हम काफ़ी ट्विस्ट भी देखते हैं जो कि एंटन चेखोव की राइटिंग स्टाइल का हिस्सा है और इसीलिए ये बहुत फेमस हैं। ये एक ट्रेजिक एंडिंग होती है जिसकी वजह से जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी बुरा फील करते हैं। हमारे इस ड्रामा की एंडिंग होती है। इसके अलावा जो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में।